हेलो एवरीबॉडी, क्लास 11th इकोनॉमिक्स के अंदर आपका एक बार फिर से स्वागत है। लास्ट वीडियो के अंदर अपने 4th चैप्टर कंप्लीट हो गया था और आज अपन देखेंगे चैप्टर नंबर 5th, जिसका नाम है केंद्रीय प्रवृत्ति के माप। तो सबसे पहले अपन देखते हैं कि केंद्रीय प्रवृत्ति के माप क्या होते हैं। तो केंद्रीय प्रवृत्ति के माप का मतलब होता है किसी समंक श्रेणी के वे मूल्य जो संपूर्ण श्रेणी का प्रतिनिधित्व करते हैं, उन्हें ही केंद्रीय प्रवृत्ति के माप या केंद्रीय प्रवृत्ति के मूल्य कहते हैं। अर्थात वे माप या वे मूल्य जो प्रतिनिधित्व मूल्य होते हैं और जो केंद्रीय मूल्य होते हैं, किसी समंक श्रेणी के जो केंद्रीय मूल्य होते हैं या जो प्रतिनिधित्व मूल्य होते हैं, अर्थात वे मूल्य जो संपूर्ण श्रेणी का प्रतिनिधित्व करते हैं, उसे ही हम केंद्रीय प्रवृत्ति के माप या केंद्रीय प्रवृत्ति के मूल्य कहते हैं। हमारी बुक के अंदर केंद्रीय प्रवृत्ति के 3 माप दे रखे हैं: समांतर माध्य, बहुलक और मध्यिका। समांतर माध्य जिसे एवरेज या मीन कहते हैं, बहुलक जिसे मोड कहते हैं और मध्यिका जिसे कि मीडियन कहते हैं। सबसे पहले अपन देखेंगे कि जो माध्य अर्थात जो सांख्यिकी माध्य वो कितने प्रकार के होते हैं। तो सांख्यिकी माध्य 3 तरह के होते हैं: गणितीय माध्य, स्थिति माध्य और व्यापारिक माध्य। गणितीय माध्य की बात करें तो इसके भी 4 प्रकार हैं: समांतर माध्य, गुणोत्तर माध्य, हरात्मक माध्य और द्विघातीय माध्य। यदि स्थिति माध्य की बात करें तो ये 2 तरह के हैं: बहुलक और मीडियन अर्थात मध्यिका। और व्यापारिक माध्य की बात करें तो ये 3 हैं: चल, प्रगामी और संग्रथित माध्य। अपने बुक के अंदर 3 तरह की, जो अपने 11th इकोनॉमिक्स के अंदर 3 चीज़ें दे रखी है: समांतर माध्य, मध्यिका और बहुलक। तो क्योंकि ये तीनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है और अपने 11th के सिलेबस में है, तो हम इस लेसन के अंदर अपन इन तीनों माध्यों के बारे में अध्ययन करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं अपन समांतर माध्य। समांतर माध्य अर्थात एवरेज अर्थात मीन। अब अपन किसी का एवरेज कैसे निकालते हैं? यदि हमें कोई समंक श्रेणी दे रखी है तो उन समंक श्रेणी के सभी पदों का योग कर दीजिए और उस योग में पदों की संख्या का भाग दे दीजिए, तो समांतर माध्य आ जाता है। तो एवरेज जो कि सबसे लोकप्रिय है, और ये भी 2 तरह के होते हैं: सरल समांतर माध्य और भारित समांतर माध्य। सरल समांतर माध्य की बात करते हैं तो ऐसा माध्य जिसमें सभी पदों को समान महत्व दिया जाता है, उसे ही सरल समांतर माध्य कहते हैं। और क्योंकि सभी पदों को समान महत्व दिया जा रहा है, तो ये इस समांतर माध्य का, सरल समांतर माध्य का दोष भी है। क्यों? क्योंकि किसी भी समंक श्रेणी के सभी पदों को समान महत्व देना गलत है। लेकिन यदि हम जब बात सरल समांतर माध्य की करेंगे तो सरल समांतर माध्य की गणना करते समय हम सभी पदों को समान महत्व देते हैं। लेकिन यदि अपन भारित समांतर माध्य निकालते हैं तो भारित समांतर माध्य में सभी मूल्यों की वरीयता के आधार पर क्रम दिया जाता है। अर्थात सभी पदों को समान महत्व नहीं दिया जाता है, उनका वेटेज दिया जाता है। उनके उपयोगिता के आधार पर, उनके विशेषताओं के आधार पर उनको अलग अलग क्रम दिया जाता है, अर्थात वेटेज अलग अलग दिया जाता है। इसीलिए इसको अपन भारित समांतर माध्य कहते हैं। तो सबसे पहले मैंने बताया कि समांतर माध्य, जिसको एवरेज कहते हैं, ये सबसे लोकप्रिय माध्य है और सबसे लोकप्रिय केंद्रीय प्रवृत्ति का माप है। समांतर माध्य अपन कैसे निकालते हैं? पदों का योग बटा पदों की संख्या। मैंने यहाँ पर फॉर्मूला लिखा है: x बार इक्वल टू सिग्मा x अपॉन n। x बार का मतलब होता है समांतर माध्य, सिग्मा मतलब समेशन, सम यानी योग, x मतलब पदों की संख्याओं का योग, पदों के मानों का योग, और अपन नीचे पदों की संख्या कि आपके समंक श्रेणी में 10 पद है तो 10 का भाग दीजिए, 15 पद है तो 15 का भाग देंगे और ऊपर सबका योग कर देंगे। और ये 2 तरह के हो गए, सरल और भारित। सरल समांतर माध्य में सभी पदों को समान महत्व दिया जाता है और भारित समांतर माध्य में उनको क्रम दिया जाता है, ऑर्डर दिया जाता है, वरीयता के अनुसार उनको जमाया जाता है और फिर माध्य की गणना की जाती है। अब ये तो हो गया समांतर माध्य किसे कहते हैं। अब इसको अपन सिर्फ थ्योरी पढ़ने से तो अपन को समझ में आएगा नहीं, तो अपन क्या करते हैं, इसका कैलकुलेशन करते हैं, गणना करते हैं अलग अलग तरह के एग्जाम्पल लेकर के कि हम किस तरह की श्रेणी होगी और हम किस प्रकार से उसका समांतर माध्य ज्ञात करेंगे। तो गणना के लिए आपको 2 विधियाँ हैं, प्रत्यक्ष विधि और लघु विधि। आज की वीडियो के अंदर अपन सिर्फ प्रत्यक्ष विधि के बारे में देखेंगे, लघु विधि के बारे में अपन नेक्स्ट वीडियो के अंदर देखेंगे। तो प्रत्यक्ष विधि हो
चाहे लघु विधि हो, हमारे पास जो 3 तरह की श्रेणियाँ हैं, हम सांख्यिकी श्रेणियों की समंक श्रेणी की बात अपन पिछले वीडियो के अंदर कर चुके हैं। 3 तरह की श्रेणियाँ, व्यक्तिगत श्रेणी, खंडित श्रेणी और अखंडित श्रेणी। 3 तरह की श्रेणियाँ होती है। तीनों ही तरह की श्रेणियाँ यदि हमारे पास है तो उन तीनों श्रेणियों के अंदर यदि अपन को समांतर माध्य की गणना करनी है तो उसको अपन प्रत्यक्ष विधि से भी ज्ञात कर सकते हैं और लघु रीति से भी ज्ञात कर सकते हैं। और लघु विधि के फिर 2 प्रकार होते हैं, कल्पित माध्य विधि और पद विचलन विधि, जिसका आगे अपन अच्छे से वर्णन करेंगे। अपन बात करते हैं अभी यहाँ पर प्रत्यक्ष विधि। प्रत्यक्ष विधि के अंदर अपन तीनों श्रेणियाँ, व्यक्तिगत श्रेणी, खंडित श्रेणी और अखंडित श्रेणी। सबसे पहले अपन देख लेते हैं व्यक्तिगत श्रेणी। तो हमें पहले पहचान होनी चाहिए श्रेणियों को देख करके कि कौन सी श्रेणी व्यक्तिगत है, कौन सी खंडित है और कौन सी अखंडित है। व्यक्तिगत जिनका सबके स्वतंत्र चर होते हैं, एक के ऊपर कोई डिपेंड नहीं होता है, उसे अपन खंडित चर कहते हैं। जैसे 2, 4, 1, 7, 9, 8, 5, 12, ये मैंने कुछ अंक लिखे हैं। समझ लो कि एक कक्षा 10वीं के अंदर या कक्षा 11वीं, कोई भी क्लास ले लो, एक डमी एग्जाम्पल है। माना कि कक्षा 10वीं में 10वीं के छात्र के गणित के अंक जो 20 में से दे रखे हैं, 2, 4, 1, 7 ही है, और अपन को इसका एवरेज निकालना है। अब ये तो हो गई व्यक्तिगत श्रेणी। क्यों? क्योंकि सभी चर स्वतंत्र हैं, एक दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं है। लेकिन यदि अपन बात खंडित चर की करते हैं तो खंडित चर में क्या होता है, आंकड़े और उनकी आवृत्ति भी होती है। अर्थात ये तो x हो गया और ये इसकी फ्रीक्वेंसी के, यदि अपन यहाँ पर बात करें कि ये गणित के टेस्ट के मार्क्स से 10 में से किसी बच्चे के 10 आए, 5 आए, 4, 3, 7, 8, 9, अब 10 अंक कितने छात्रों के आए? 2। तो आंकड़ों के साथ उनकी बारंबारता अर्थात फ्रीक्वेंसी भी दे रखी है कि 10 अंक 2 छात्रों के आए, 5 अंक 1 छात्र के आए, 4 अंक 3 छात्र के आए, तो इसे अपन खंडित श्रेणी कहते हैं। तो डिफरेंस पता चल गया। व्यक्तिगत श्रेणी के अंदर f नहीं होता है, बारंबारता नहीं होती है, सिर्फ मान होते हैं। लेकिन खंडित श्रेणी के अंदर आंकड़े जो x के साथ उसका आवृत्ति फ्रीक्वेंसी भी होती है। तो ये तो हो गया खंडित। अब अखंडित की बात करो। अखंडित यानी कंटिन्यूस, जिसमें खंडन न हो, जो लगातार होते हैं, उसे खंडित चर, अखंडित चर कहते हैं। तो अखंडित श्रेणी में 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, तो इसमें कंटिन्यूसी बनी हुई है, कहीं पर भी खंडन नहीं है, तो ये कहलाती है अखंडित श्रेणी। तो यहाँ पर एक बात ध्यान रखने योग्य है कि अखंडित श्रेणी से कभी भी हम सीधे ही समांतर माध्य की गणना नहीं कर सकते। यदि हमें अखंडित श्रेणी दे रखी है और उससे यदि हमें समांतर माध्य की गणना करनी है तो हमें अखंडित श्रेणी को पहले खंडित श्रेणी में बदलना होगा। तो मैं तीनों ही तरह की श्रेणियों के अंदर समांतर माध्य की गणना सिखाऊंगी, और वो भी कौन सी विधि से? प्रत्यक्ष विधि से। तो आज अपन देखेंगे मीन निकालने का डायरेक्ट मेथड, एवरेज निकालने का डायरेक्ट मेथड, और ये 3 तरह की श्रेणियाँ, व्यक्तिगत, खंडित और अखंडित। सबसे पहले बात करते हैं अपन व्यक्तिगत श्रेणी। जैसे अपना ये एग्जाम्पल है व्यक्तिगत श्रेणी का कि ये कक्षा 10वीं के अंदर गणित का जो टेस्ट हुआ था उसमें बच्चों के मार्क्स से अंक है 2, 4, 1, 7, 9, 8, 5, 12, और इसको अपना माध्य निकालना है। तो क्या करो, अपना जो फॉर्मूला है वो लगा दीजिए कि x बार इज इक्वल टू सिग्मा x अपॉन n। अब सिग्मा x क्या है? x का योग, सिग्मा का मतलब क्या होता है? योग। तो आप इन सब का टोटल कर दीजिए, 2 + 4 + 1 + 7 + 9 + 8 + 5 + 12। तो इन सब का यदि अपन योग करेंगे तो यहाँ पर देख लीजिए 2 + 4 + 1 + 7 + 9 + 8 + 5 + 12, और ये कितने हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो 8 का भाग लगा देंगे। तो इन सब की टोटल करने पर अपना आ गया 48, और 48 के अंदर 8 का डिवाइड करो तो आपका आ गया, जो आंसर आ गया 6, अर्थात x बार अपना कितना आ गया? 6 आ गया। तो ये प्रत्यक्ष विधि से व्यक्तिगत श्रेणी में समांतर माध्य निकाला। अब देख लीजिए खंडित श्रेणी। तो प्रत्यक्ष विधि से यदि अपन को खंडित श्रेणी के अंदर समांतर माध्य निकालना है तो क्योंकि इसमें x और f दोनों होते हैं तो सबसे पहले अपन सिग्मा fx निकालेंगे। और सिग्मा fx कैसे निकालेंगे? मल्टीप्लाई करके। देखिए मैंने यहाँ पर ये x लिख दिया, ये f लिख दिया, दोनों का मल्टीप्लाई कर दिया, 10 × 20, 5 × 5, 4 × 3 = 12, इस तरह सभी का गुणा कर दिया। और गुणा करने पर इस जो fx आया है उसकी टोटल निकाल देंगे, जिसको करेंगे सिग्मा fx, और उसमें हम f की टोटल का भाग लगा देंगे। तो प्रत्यक्ष विधि से यदि अपने पास खंडित श्रेणी है और अपन को समांतर माध्य निकालना है तो उसका ये फॉर्मूला है,
एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स अपन सिग्मा एफ, आवृत्तियों का योग। तो ऊपर तो अपन इन दोनों का मल्टीप्लाई किया और इसकी टोटल कर दी 20 प्लस 5 प्लस 12 प्लस 15 प्लस 7 प्लस 24 प्लस 45, और इसके अंदर अपन ने इस f का भी टोटल कर दिया जो कि 20 है, तो 20 का भाग लगा दो, तो इन सब की टोटल आ गई 128, और 128 के अंदर अपन ने 20 का डिवाइड किया तो 6.4 इसका आंसर आ गया। अर्थात इसका जो एवरेज है, जो मीन है, जो समांतर माध्य है, वो आ गया 6.4। तो ये तो हो गया खंडित श्रेणी। अब सपोज अखंडित श्रेणी दे रखी है, इस तरह की अखंडित श्रेणी दे रखी है जिसमें x के मान है 0 से 10, 10 से 15, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और 40 से 50, और f की वैल्यू दे रखी है। और यदि अपन को इससे समांतर माध्य निकालना है तो जैसा कि मैंने आपको पहले बता दिया था, अखंडित जो श्रेणी होती है उससे सीधे हम समांतर माध्य नहीं निकाल सकते हैं, इसलिए हमें अखंडित श्रेणी को पहले खंडित श्रेणी में बदलना होगा, और उसके बाद अपन अपना जो फॉर्मूला है सिग्मा एफ एक्स अपन सिग्मा एफ, उस फॉर्मूले से अपन समांतर माध्य निकालेंगे। तो अखंडित श्रेणी को अपन खंडित श्रेणी में कैसे बदलेंगे, तो इसके लिए मीन वैल्यू निकालते हैं, मध्यमान निकालते हैं। 0 से 10 का मध्यमान 5, 10 से 20 का 15, 20 से 30 का 25, 30 से 40 का 35 और 40 से 50 का 45। अपन ने सबका मीन मध्यमान निकाल दिया। अब मध्यमान का f से मल्टीप्लाई करो तो एफ एक्स आ जाएगा, ये अपना एफ एक्स आ गया। फिर अपना वही फॉर्मूला लगा दो, एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। तो मैंने यहाँ पर इन सब का जो टोटल कर रखी है 410, और क्योंकि अपना एफ था वो 20 छात्रों की बात थी, तो इसके अंदर से अपन ने क्या करा, 410 में 20 का भाग लगाया तो 20.5 इसका क्या आ गया, एवरेज या समांतर माध्य आ गया। तो ये 0 से 50 के बीच के अंदर अपना जो मध्यमान आया, जो अपना एवरेज आया वो 20.5 आया। इस प्रकार आज बच्चों अपन ने देखा कि केंद्रीय प्रवृत्ति के माप किसे कहते हैं। केंद्रीय प्रवृत्ति के माप मतलब प्रतिनिधित्व मूल्य, ऐसे मूल्य जो संपूर्ण श्रेणी का प्रतिनिधित्व करते हैं उन्हें ही हम केंद्रीय प्रवृत्ति के माप कहते हैं। इसके अपनी बुक में 3 मीन मोड मीडियन, जिसके अंदर से अपन ने आज मीन देखा। मीन के अंदर भी आज अपन ने मीन के मैंने बता दिया कि सरल समांतर माध्य भी होते हैं और भारी समांतर माध्य भी होते हैं। सरल समांतर माध्य निकालने की अपन ने आज गणना पढ़ी। गणना की 2 विधियाँ थी, प्रत्यक्ष और लघु रीति। लघु रीति के फिर 2 प्रकार थे, पद विचलन और कल्पित माध्य विधि। और प्रत्यक्ष विधि का आज अपन ने जो अध्ययन किया है, प्रत्यक्ष विधि के 3 टाइप से 3 तरह की श्रेणियों के अंदर है, व्यक्तिगत श्रेणी, खंडित श्रेणी और अखंडित श्रेणी। और मैंने तीनों ही श्रेणियाँ, व्यक्तिगत श्रेणी, खंडित और अखंडित श्रेणी के अंदर हम समांतर माध्य की गणना करी, वो भी किसके द्वारा, प्रत्यक्ष विधि के द्वारा। मैंने आपको तीनों के अंदर फॉर्मूले भी बता दिए। इस प्रकार बच्चों अपना समांतर माध्य निकालने की प्रत्यक्ष विधि आज अपनी कंप्लीट हो गई है। तो आज की वीडियो में इतना ही काफ़ी है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर अपन देखेंगे कि समांतर माध्य को अप्रत्यक्ष विधि अर्थात लघु रीति से, अर्थात कल्पित माध्य विधि और पद विचलन रीति से किस प्रकार निकालते हैं, ये सब कुछ अपन अगली वीडियो के अंदर देखेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही काफ़ी है, फिर मिलते हैं। थैंक यू।